वंश भारत पर शासन किए और सबसे पहला कौन सा वंश था जो शासन किया। इस प्रकार से सभी वंशों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा वंश शासन किया। बृहद्रथ वंश। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार बृहद्रथ वंश और हर्यक वंश के बीच में प्रद्योत वंश ने भी मगध पर शासन किया था। बृहद्रथ वंश सबसे पहले शासन किया था, उसके बाद हर्यक वंश किया और जो है मगध पर उन्हीं के बीच में प्रद्योत वंश भी कुछ समय के लिए शासन किया था। यहाँ मगध के राजवंशों का क्रम दिया गया। बृहद्रथ वंश यह मगध का सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश था। उसके बाद है प्रद्योत वंश। बृहद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश ने शासन किया, फिर उसके बाद हर्यक वंश ने शासन किया। हर्यक वंश प्रद्योत वंश के बाद हर्यक वंश आया, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश ने शासन किया, फिर नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन हुआ। मौर्य वंश। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। प्रद्योत वंश के बारे में कुछ मुख्य बातें। इस वंश का शासनकाल लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। इस वंश के शासकों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी कम है। इस वंश के बाद हर्यक वंश ने मगध पर शासन किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बृहद्रथ वंश और हर्यक वंश के बीच प्रद्योत वंश ने भी मगध पर शासन किया था। हर्यक वंश से पहले मगध पर बृहद्रथ वंश का शासन था। हर्यक वंश से पहले मगध पर बृहद्रथ वंश का शासन था, न कि प्रियता वंश का। बृहद्रथ वंश के शासक और उनके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। बृहद्रथ वंश के शासक। बृहद्रथ यह वंश पहले ज्ञात शासक थे। इस पे जरासंध का नाम सुने होंगे आप लोग। बृहद्रथ के पुत्र और एक शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जरासंध महाभारत में दिखाया गया है। महाभारत के अनुसार भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में पराजित किया, उसकी भुजाओं को फाड़ के इधर उधर फेंक दिया। जरासंध एक राक्षस के द्वारा जोड़ा गया था, जो है इसकी कहानी लंबी है। आगे है रिपुंजय इस वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। रिपुंजय जो है बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक हैं। पुराणों के अनुसार रिपुंजय को उनके मंत्री पुलिक ने मार डाला, यानी जो रिपुंजय है उसका मंत्री ही मार डाला। मुख्य कार्य। जरासंध का शासनकाल। यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण काल था। जरासंध का शासनकाल यह इस वंश का महत्वपूर्ण काल था। बृहद्रथ वंश। जरासंध एक शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार। बृहद्रथ वंश के राजाओं ने मगध के साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य किया था। समकालीनता। बृहद्रथ वंश प्राचीन भारत के अन्य राजवंशों के समकालीन था, लेकिन सटीक समकालीन राजवंशों के बारे में जानकारी सीमित है। महाभारत और पुराणों में इस वंश का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि यह वंश महाभारत काल के आसपास अस्तित्व में था। यानी बृहद्रथ वंश जो है महाभारत के समकालीन था, ऐसा माना जाता है। इस वंश का शासनकाल लगभग 1700 ईसा पूर्व से 684 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो ईसा पूर्व होता है वो उल्टा चलता है, जैसे 1700 से 684 ईसा पूर्व तक। बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश ने मगध पर शासन किया। बृहद्रथ वंश के बाद कौन सा शासन किया? हर्यक वंश। बृहद्रथ वंश प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य का सबसे पहला ज्ञात राजवंश है। इसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। बृहद्रथ इस वंश के पहले शासक थे। फिर उसके बाद जरासंध के बाद रिपुंजय इस वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। शासनकाल। इस वंश का शासनकाल 1700 से लेकर के 684 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मुख्य घटनाएं। जरासंध का शासनकाल इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण काल था। यह शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने जो है साम्राज्य का विस्तार किया। लगभग वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं इसमें। आगे चलते हैं। आगे है जो है बृहद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश ने मगध पर शासन किया। प्रद्योत वंश ने शासन किया। प्रद्योत वंश जिसे कभी प्रदोष वंश भी कहा जाता है। प्रद्योत को प्रदोष भी वंश कहा जाता था। प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इस वंश ने लगभग 682 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। यहाँ प्रद्योत वंश के प्रमुख शासकों की सूची दी गई है। प्रद्योत वंश यह वंश के संस्थापक थे प्रद्योत। इन्हें चंड प्रद्योत के नाम से भी जाना जाता था। प्रद्योत को किसके नाम से जाना जाता है? चंड प्रद्योत के नाम से जाना जाता है। यह एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे। ये गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन थे। गौतम बुद्ध और बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था और प्रद्योत जो है प्रद्योत वंश के शासक थे, पहले शासक थे और इन्हें चंड प्रद्योत के नाम से जाना जाता था।
प्रदोत वंश गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन थे। पालक, यह प्रदोत वंश के उत्तराधिकारी थे। इनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी कम उपलब्ध है। प्रदोत वंश के बारे में इतिहास में कम जानकारी है। इसका प्रदोत वंश का इतिहास बड़ा संक्षिप्त है लेकिन महत्वपूर्ण स्थान है। इस वंश के शासकों ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में योगदान दिया। आगे है हर्यक वंश। हर्यक वंश प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इस वंश ने लगभग 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। 544 से जो है 413 वर्ष शासन किया। स्थापना हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 544 से 492 तक कौन किया? हर्यक वंश पे जो है बिंबिसार। प्रमुख शासक बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। उन्होंने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। उन्होंने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिलाया। अंग राज्य को मिल अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी और उस अंग देश को जीत करके कहाँ मिला लिया? मगध में। उन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत की। यानी वो क्या करते थे? अन्य राजाओं की लड़कियों से विवाह कर लेते थे और विवाह में जो उनकी संपत्ति मिलती थी दहेज में, वो अपने राज्य में उसको शामिल कर लेते थे। यानी दहेज प्रथा बहुत पहले से है। दहेज होमुच के लेते थे ससुरे। आगे चलते हैं। बिंबिसार को गौतम बुद्ध का समकालीन माना जाता था। जो बिंबिसार है वो गौतम बुद्ध के समकालीन था। 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बिंबिसार को गौतम बुद्ध का समकालीन माना जाता था। अजातशत्रु 492 से लेकर 660। अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, लेकिन यह इसका शत्रु थे अजातशत्रु। ये हर्यक वंश का शासक था। दूसरा वाला बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। उन्होंने अपने पिता को कैद करके सिंहासन प्राप्त किया। ये अपने पिताजी को ही मार दिया, ससुरा कैद कर दिया कंस की तरह। यह कार्य जो है प्रदोत वंश में भी हुआ था। जो जरासंध, कंस का नाम सुने होंगे, जो है सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तो सूरसेन जो है सूरसेन राज्य जो था उसमें उग्रसेन नाम के एक जो है राजा थे। तो उग्रसेन का लड़का था कंस। कंस भी यही काम किया था महाभारत में। आगे है, उन्होंने अपने पिता को कैद करके सिंहासन प्राप्त किया। उन्होंने लिच्छवी गणराज्य और कौशल राज्य को मगध में मिलाया। लिच्छवी गणराज्य और कौशल को भी किस में मिला लिया? मगध में। कौन? अजातशत्रु। उन्होंने राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम राजगृह में। कौन किया था? तो अजातशत्रु किया था। अजातशत्रु किया था। कब किया था? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु को शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक माना जाता था। उदयन, उसके बाद आता है उदयन या उदयन। उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। उन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और मगध की राजधानी बनाया। उदयन क्या किया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, यानी राजगृह से अपनी जो है राजधानी कहाँ बना लिया? पाटलिपुत्र। युद्ध और युद्ध सामग्री। हर्यक वंश के शासकों ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। हर्यक वंश के शासक मगध को क्या किए? एक बहुत शक्तिशाली राज्य बनाया। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए विभिन्न युद्ध सामग्रियों का प्रयोग किया, जैसे रथ, हाथी और पैदल सेना शामिल थे। अजातशत्रु के पास महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे हथियार थे। महाशिला कंटक क्या होता है? जो बाहुबली फिल्म में दिखाया गया है वही महाशिला कंटक है, जिससे पत्थरवा फेंका जाता था। और रथ मूसल जो बैलवा बांध के चलते थे, बाहुबली उस पर कूद के मारता है भलवा, वही रथ मूसल है। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का उपयोग किया। मुख्य कार्य साम्राज्य विस्तार। हर्यक वंश के शासकों ने मगध के साम्राज्य का विस्तार किया और उसे एक शक्तिशाली राज्य बनाया। प्रशासनिक सुधार। उन्होंने मगध में एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। सांस्कृतिक विकास। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। जो है किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। यानी कौन सा वंश? हर्यक वंश। हर्यक वंश में ही क्या हुआ?
जैन और बौद्ध दोनों संस्कृतियों का विकास हुआ। हर्यक वंश ने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का उदय होता है, जिसकी स्थापना 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मार दिया था। उन्होंने नागदशक को सिंहासन से हटाकर खुद मगध का जो है राजा अपने आप को घोषित कर लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश की स्थापना की प्रक्रिया। हर्यक वंश का पतन। शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ और हर्यक वंश का पतन हुआ। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक कमजोर और अलोकप्रिय थे। कमजोर भी था और अलोकप्रिय था, जिसका लोकप्रियता कम था और वो हटा दिया गया। उनके शासन में अराजकता फैल गई। किसके शासनकाल में? नागदशक के। नागदशक को मार दिया। कौन? शिशुनाग। शिशुनाग का उदय। शिशुनाग वंश का उदय। शिशुनाग जो नागदशक के आराध्य थे, इस स्थिति में लाभ उठाया और उन्होंने जनता का समर्थन प्राप्त किया और नागदशक को सिंहासन से हटा दिया। मारा नहीं, मतलब उसको हटा दिया जनता के समर्थन द्वारा, क्योंकि उसकी लोकप्रियता कम थी और कमजोर था। और शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई 413 ईस्वी में। जो है शिशुनाग ने खुद को मगध का राजा घोषित किया। शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश के प्रमुख कार्य। राजधानी का स्थानांतरण। राजधानी राजगृह से वैशाली स्थानांतरित हुई। देखिए क्या हुआ, जैसे राजधानी मगध की कहाँ थी पहले, तो राजगृह थी। राजगृह से जो है ये पाटलिपुत्र में लाया गया। उदयन जो है पाटलिपुत्र कर दिया। और उसके बाद पाटलिपुत्र के बाद जो है फिर वैशाली में लेकर आया गया। कौन? शिशुनाग वंश में। कौन लेकर आया? शिशुनाग लेके आया। फिर आगे देखिए क्या है, अवंती का विलय। शिशुनाग अवंती, माहिष्मती की राजधानी कहाँ है? अवंती। माहिष्मती मध्य प्रदेश में थी। माहिष्मती का उल्लेख जो है बाहुबली फिल्म में भी किया गया है। अवंती का विलय। शिशुनाग वंश ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया, जिससे मगध और शक्तिशाली हो गया। मगध क्या हो गया? और शक्तिशाली हो गया। अवंती राज्य मिल गया तो उसमें। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है शिशुनाग वंश में कौन कराया? कालाशोक। ये कब कराया? 383 ईस्वी में। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। शिशुनाग वंश के शासन में शिशुनाग वंश के संस्थापक जो है कालाशोक कराया। दूसरा, शिशुनाग के उत्तराधिकारी अन्य शासक। शिशुनाग वंश का अंत। शिशुनाग वंश के बाद नंदवंश मगध पर शासन किया। महापद्म ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदीन की हत्या कर दी। ये भी उसको मार दिया। महानंदीन को कौन मारा? महापद्मानंद। ये नंदवंश का शासन किया। अंतिम शासक महानंदीन था, जिसकी हत्या हो गई। किसकी थी? शिशुनाग वंश ने मगध के साम्राज्य के विस्तार और मजबूती से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे है नंदवंश की स्थापना। नंदवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध पर शासन किया। इसकी स्थापना महापद्म ने की थी। नंदवंश की उत्पत्ति। नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद ने 344 ईस्वी में की थी। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदीन को मार दिया और हत्या करके जो है उसका सिंहासन कब्जा लिया। महापद्म नंद एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे और शासनकाल और उत्तराधिकार। नंदवंश ने 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व यानी लगभग 22 वर्ष तक शासन किया। प्रमुख शासक महानंद और उसका बेटा धनानंद। नंदवंश में कुल 9 उत्तराधिकारी हुए। राज्य और राज्य विस्तार। नंदवंश ने मगध को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। नंदवंश क्या किया? मगध को और विशाल साम्राज्य बना दिया और उन्होंने कलिंग, कौशल और अन्य राज्यों को जीतकर मगध में मिलाया। कलिंग को हालांकि नंदवंश में नहीं जीता गया था। कलिंग को जो है अशोक जीता था और कौशल हो सकता है जीते हों, लेकिन कलिंग को नहीं जीते थे। उनकी राज्य सीमा ब्यास नदी तक फैल गई। कहाँ तक फैल गई? ब्यास नदी तक। किसकी? नंदवंश में मगध साम्राज्य की। उनकी राज्य सीमा जो है ब्यास नदी तक फैल गई। ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है। बिपाशा नदी। युद्ध और संघर्ष। नंदवंश के शासकों ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों के साथ युद्ध किए, जिनमें कलिंग और कौशल शामिल थे। धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। धनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर क्या किया? 326 बीसी में सिकंदर का मौत हो गया। 361 जो है ईस्वी में शायद आया था क्या सिकंदर? 326 में आया था। 326 बीसी में आया था। नंदवंश पर जो है नंदवंश का उदय कब हुआ था? 344 से 322।
हाँ 326 BC में वो आया था सिकंदर। और उसके बाद जो है और 326 में मर भी गया वो, भारत में आया तो। नंद वंश का अंत और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है स्थापना हुआ। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन नंद वंश की विशाल सेना के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। नंद वंश का अंत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर किया। महत्वपूर्ण जानकारी। नंद वंश ने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उनके शासनकाल में मगध की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का विकास हुआ। नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया, जो प्राचीन भारत का सबसे महान साम्राज्य था। नंद वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध पर शासन किया। इस वंश की स्थापना महापद्म ने की थी। नंद ने जिन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदीन की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था। नंद वंश की स्थापना हुई और समापन भी हुआ। कौन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, मौर्य वंश ने। और उस नंद वंश में बहुत सारे हथियारों का प्रयोग हुआ, जिनमें तलवार, भाले, धनुष और तीर शामिल थे। नंद वंश की सेना बहुत बड़ी थी। नंद वंश के शासकों ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए मजबूत किले बनवाए थे। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद एक अत्याचारी शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। आगे है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, चाणक्य का ही नाम है, सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मौर्य वंश की स्थापना सन 322 ईस्वी में हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका। प्रमुख कार्य: साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके उत्तराधिकारियों ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, जो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य शासकों ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में राज्यपाल नियुक्त किए गए। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिए। विकेंद्रीकरण मतलब कुछ कुछ शक्तियाँ लोगों को दे करके जो है सत्ता का विस्तार कर दिए। राज्यपाल नियुक्त कर दिए जगह जगह हर प्रांतों में। आर्थिक विकास। मौर्य काल में कृषि और व्यापार का विकास हुआ। सड़कों का और सिंचाई हुई। परियोजनाओं का निर्माण किया गया, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। धार्मिक नीति। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया। अशोक ही जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका जो है प्रचार प्रसार करवाया। और अशोक ने ही बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलवाया है। अपने पुत्र और पुत्री के द्वारा प्रचार प्रसार करवाया था। उन्होंने शिलालेखों के माध्यम से धम्म, नैतिक मूल्यों का प्रसार किया। युद्ध और युद्ध समय। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। और जो है सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का सेनापति था और उसको हरा दिए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। अशोक ने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त किया। इस भीषण नरसंहार के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा का मार्ग चुना। युद्ध सामग्री। मौर्य सेना में पैदल सैनिक। जो अशोक है वो बड़ा कहा जाता है सम्राट अशोक। ये काफ़ी प्रतापी राजा था और काफ़ी प्रतापी शासक था, जिसके अंदर दया के साथ वीरता थी और ये बड़ा समृद्ध शासक माना जाता था अशोक। इसका बहुत जो है नाम अच्छे से सुदृढ़ तरीके से लिया जाता है। काफ़ी बढ़िया था। मौर्य सेना में पैदल सैनिक, रथ, हाथी और घुड़सवार शामिल थे। उन्होंने युद्ध में तलवार, भाले, धनुष और तीर जैसे हथियारों का प्रयोग किया। मौर्य सेना बहुत विशाल थी और उन्होंने युद्ध के लिए बहुत ही अच्छी रणनीति बनाई थी। मौर्य वंश का महत्व। मौर्य वंश ने भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकजुट किया। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति, वास्तुकला का विकास हुआ। अशोक के धम्म ने भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। मौर्य वंश प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। कुल 10 राजा हुए जिन्होंने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार को माना जाता था। बृहद्रथ ये अंतिम शासक था इसका जो है मौर्य वंश का। अब आगे देखते हैं कौन सा वंश है।
आज के लिए इतना ही, अब बाकी पढ़ेंगे कल।